समझना थोड़ा कि नाटक की ज़रूरत क्यों पड़ी, या फिर नाटक जो है क्यों रचा गया होगा, या फिर नाटक का विकास हम आधुनिक काल में क्यों मानते होंगे। ठीक है? आपको अपने जो नोट्स है उसमें कुछ-कुछ मिलेगा, लेकिन एक बात थोड़ी बड़ी बात है। क्या? जैसे काव्य लिखे जाते थे, ठीक है? आवाज़ आ रही है ना अच्छे से? हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो जैसे काव्य लिखे जाते थे, आप सोच के देखो, एक कविता है, ठीक है? अब कविता को मैं गा दूं, या फिर कविता को मैं सुना दूं, या तो राजा को, या तो किसी और को। लेकिन आप सोच के देखो, हालांकि नाटक तो बहुत पुरानी विधा है, मतलब अगर के चलोगे तो भरत मुनि को नाटक का जनक माना जाता है, और इन्होंने नाटक को पांचवा वेद कहा। मतलब थोड़ा सा आधार देना, ये वाक्य है कि काव्येषु नाटक रम्यम, मतलब जो काव्य है वो सर्वाधिक रमणीय। रमणीय समझते हो क्या होता नहीं सर, इसके लचीलापन सर, मान सकते हैं क्या इसको? है? रमणीयता मतलब कि सौंदर्यता उसकी। जैसे थोड़ा सा हम कविता ही पढ़ रहे थे ना, समझो कि काव्य के दो भेद होते हैं, एक दृश्य काव्य, एक श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य जो सुना जाता है, ठीक है, जो सुन के, जैसे मैथिली शरण गुप्त कोई रचना लिखते हैं, या फिर स्वयंभू कोई रचना लिखते हैं, तुलसी कोई रचना लिखते हैं, उनको हम पढ़ेंगे या फिर देखेंगे, तो उसके माध्यम से वो क्या होगा, श्रव्य काव्य होगा। लेकिन जब भरत मुनि बताते हैं, और थोड़ा ये पाश्चात्य साहित्य से भी रिलेट है, पाश्चात्य साहित्य में प्लेटो भी इसके बारे में कुछ बातें बताते हैं कि जो नाटक है इस तरह होना चाहिए, ऐसे रंगमंच का जो सीमाएं होनी चाहिए, या फिर रंगमंची कौशलता होनी चाहिए, कैसे आ सकती है। तो भरत मुनि, हालांकि वो बहुत शुरू की बात है जब उसको, नाटक को पांचवा वेद कहते हैं, लेकिन हम थोड़ा आगे आते हैं वेद काल में। जैसे हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे जो राजा थे, राजा के लिए एक कवि था, ठीक है? आपको पता है, जैसे समझ लो केशव दास हो गए या बिहारी हो। अब राजा के लिए कवि था, तो राजा केवल काव्य सुन के तो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि कविता कविता सुन रहा है, उसको थोड़ा देखना भी तो है। तो जैसे अब जो अ, एक कला होगी, जैसे जो नर्तकियां करेंगी, नर्तकियां उन्हीं गीतों को, उन्हीं संगीतों को अब अपने कला के माध्यम से, या फिर अपने नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित करती है। और आप सोच के देखो, अगर वर्तमान समय में कोई भी सिंगर ले लो, कोई भी नया गाना ले लो, ठीक है, उस गाने को आप एक तो सुनो, स्पॉटिफाई में सुन के करो आप, और दूसरा आप उसको टी सीरीज में देख के करो, तो दोनों का जो भाव होता है अलग अलग होता है। मतलब नाटक कुछ खास नहीं है। नाटक अब जो है आगे की पीढ़ी में, या फिर आगे की शैली में गद्य रूप में आ जाएगा, मोहन राकेश लिखेंगे या फिर जयशंकर प्रसाद लिखेंगे। लेकिन पहले जो नाटक होता था वो काव्य रूप में मिलता था। काव्य रूप में मतलब कैसे? भारतीय काम नाटक देखो, दुर्दशा, भारत दुर्दशा में आपको क्या मिलेगा? वो जो गीत है, या फिर जो बर्तेन ने एक रचना रची है, उसी को गायन करके सामने अपने अंगों से, या फिर अपने जो क्रियाओं से उसको प्रस्तुत किया जाएगा। जब मैं हाँ, जब मैं कॉलेज में था, एक सेकंड रुको। हाँ, नाट्य, तो वहां पे नाटक की कई विशेषताएं कि नाटक क्या होता है, मतलब थोड़ा गहराई से समझते हैं। हालांकि हमारे सिलेबस में उतना गहरा नहीं है, पर एक पेज समझो। जैसे रामचंद्र गुणक क्या बोलते हैं? रामचंद्र गुणक बोलते हैं, नाटक मिति नाट्यत विचित्रम रंजा प्रेक्षणम हृदयम नर्तयति इति नाटकम। अर्थात नाना प्रकार के सौंदर्य प्रवेश द्वारा ही सहृदयों को आनंदातिरेक से नचाता है। मतलब जो काव्य होंगे, उन काव्यों को अगर आप देखोगे, तो हृदयों की जो कुशलता होगी, या फिर हृदयों में जो बातें होंगी, तो उस आनंदातिरेक,
आनंदातिरेक मतलब आप जो फील कर रहे हो, मान लो आप सैड सॉन्ग सुन रहे हो, ठीक है, सैड सॉन्ग आप फील कर रहे हो तो वो भी एक तरह से अतिरेक ही है, भले आनंद का अतिरेक ना हो। और ये हम किसका, रामचंद्र गुढ़क का कह रहे हैं। तो आप सवाल एक पूछोगे कि नाटक तो त्रासदी भरा भी हो सकता है, तो हम इसको आनंदातिरेक क्यों बोल रहे हैं? तो ये एक, आप बताओ पहले, फिर मैं बताता हूँ क्या सोच पा रहे हो आप। प्राकृतिक में सर। आनंदातिरेक, हाँ, आनंद अतिरेक क्यों? यहाँ तो विरेचन अतिरेक भी हो सकता है, मतलब त्रास। जैसे सोच के देखो, जब हम जायसी पढ़ रहे थे तो वहां एक बात हमने पढ़ी थी कि जो भारतीय कला होती है तो वहां पे मूलतः क्या होता है, सुखांत होता है, या फिर नाटक का सुखांत होगा। लेकिन जो विदेशी कला होगी या फिर जो पाश्चात्य कला होती है तो वहां पे ट्रेजेडी भरे नाटक भी आते हैं। तो रामचंद्र गुणक की ये परिभाषा भारतीय हित में है, क्यों कहते हैं कि नाना प्रकार के सौंदर्य, विशेष प्रकार के सौंदर्य, उसमें श्रृंगार हो, वात्सल्य हो, या फिर किसी भी प्रकार का नाना प्रकार के जो सौंदर्य होंगे, प्रवेश द्वारा सहृदयों को आनंदातिरेक से जो नचाता है वह मूल तक नाटक होता है। तो अगर आपसे पूछे कि अ, जयशंकर प्रसाद का नाटक भारतीय नाटकों से कैसे भिन्न है, तो आप क्या बताओगे? भारतीय नाटक में जहां नाटक आनंद अतिरेक करता है या फिर सौंदर्य का प्रवेश कराता है आपके हृदयों में, वहीं जो जयशंकर का नाटक है उसमें पाश्चात्य के भी लक्षण आपको दिखेंगे, जहां पे सुखांत के साथ दुखांत। ये मैं अपने से नहीं बोल रहा, यूपीएससी ने ऐसा प्रश्न पूछा है कि जयशंकर के नाटकों के लक्षण को बताओ या फिर विशेषताओं को बताओ। तो सबसे पहले जिन्होंने किया था कि सुख और दुख को साथ में नाटक का हिस्सा बनाया, जैसे आप इनका पढ़ो, भारत दुर्दशा सबसे शुरू का है, भरतेंद्र युगी नाटक। नोट्स वगैरह है ना, तो खोल सकते हो, हाँ सर। भरतेंद्र युगी नाटक देखो। तो कुछ नाटक तो भरतेंद्र ने अच्छे लिखे हैं, मतलब सुखांत नाटक लिखे हैं, लेकिन उसके अलावा जो नाटक लिखे हैं, जैसे भारत दुर्दशा ही जो हमारे सिलेबस में, कौन सा नाटक है, लास्ट में जो भारत है वो आत्महत्या कर लेता है या सुसाइड कर लेता है, तो इसको हम त्रासदी बोलते हैं। तो आप देखोगे कि या तो नाटक सुखांत होते थे या तो नाटक दुखांत होते थे। लेकिन एक जो नई कला आती है कि नाटक सुखांत भी हो सकते हैं, दुखांत भी हो सकते हैं, दोनों का मिश्रण भी हो सकता है। तो यहां से आप सोचो, जैसे थोड़ा हम कहानी से रिलेट करते हैं। कहानी पहले आदर्शवादी होती थी, रोचकता भरी होती थी, या फिर जैसे भी। अब प्रेमचंद आए, प्रेमचंद ने क्या किया, कहानी आदर्शवादी भी हो सकती थी, आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी भी हो सकती है, और यथार्थवादी भी हो सकती है। उन्होंने एक, क्या बोलते हैं उसको, पृष्ठभूमि तैयार की या फिर कर्मभूमि तैयार की। रचनाकार कर्मभूमि तैयार करता है तो उसी को हम समझ लेते हैं कि वो एक अ, विशेष काल का जन्मा हुआ है। तो जब हम नाटक को विभाजित करते हैं ना, प्रसाद पूर्व युगीन नाटक, प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, प्रसादोत्तर स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक, और प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। नाम क्यों आया प्रसाद का? शुरुआत तो भरतेन ने की है, इसलिए क्योंकि आप एक विशाल जब पृष्ठभूमि देते हो, जैसे समझो, अ, थोड़ा सा हालांकि वैसे लगेगा पर समझने के लिए, जैसे मैंने शुरुआत कर दी लिखने की, ठीक है, कि नई कोया, जैसे चिट्ठा हो गया, चिट्ठा वर्तमान समय में ये ब्लॉगिंग में आता है, ठीक है। तो चिट्ठा मैंने शुरू किया, ये हिंदी में चिट्ठा होता है, और अभी जो यूट्यूब वगैरह यही सेम चीज है, ब्लॉगिंग। तो किसी ने शुरू किया, अब उसने एक विशाल पृष्ठभूमि बनाई, तो अब उसके नाम पर ही होगा ना कि इनके पूर्व युगीन, इनके युगीन, और इनके पश्चात युगीन। तो वैसे ही नाटक में भी आप देखोगे, कहानी और उपन्यास में तो प्रेमचंद ने बेहतर पकड़ बना ली थी कि जयशंकर प्रसाद अच्छे थे, कहानियां लिखने में बहुत आगे थे। मतलब अगर शिल्प के स्तर पर देखो तो हमने एक दिन शायद बात की है, बहुत प्रेमचंद से भी आगे थे। लेकिन पृष्ठभूमि उन्होंने तैयार, सवाल आता है, बहुत सरल सवाल आता है, मान लो आएगा, प्रसाद का नाटक के विकास में क्या भूमिका रही है? तो सबसे बड़ी भूमिका तो यही है, हम लिखते भी हैं प्रस्तावना में, कि सबसे बड़ी भूमिका यही है कि इनके नाम पर अगर जाना जा रहा है
तो मतलब शेष ही किया होगा, यानी पृष्ठभूमि तैयार की। तो ये चीज होता है हमारा नाटक का संदर्भ, और हम नाटक को समझते हैं। हमारे सिलेबस में कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे 1850 तक, या फिर हम कहें कि 1912 तक हम आ चुके हैं। अब 1912 से पहले, अब देख रहे हो रीत काल चल रहा है, या फिर उससे भी आगे जाओ, तो अब जो काव्य है, अब तुलसीदास केवल लिखेंगे नहीं, तुलसीदास की रचनाओं का रामलीला किया जाएगा। सूरदास केवल लिखेंगे नहीं, सूरदास की रचनाओं को रामलीला किया जाएगा। पद्मावत की रचनाओं को राम मतलब जायसी की रचना रामलीला के माध्यम से आगे आएगी। तो नाटक का एक छोटा रूप तो आ ही गया। अब नाटक का जो विशेष रूप है, परिभाषाओं के आधार पर सागर नंदी क्या बोलते हैं कि लोक की विभिन्न सुख दुखात्मक। अब देखो यहाँ पे थोड़ा विशेषताएं जब आगे बढ़ती हैं, या फिर डिफिनेशन जब बेहतर, जैसे इथिक्स में हम क्या करते हैं कि जिसका परफेक्ट डिफिनेशन है, कहता है कि नैतिकता ये है, और जिसने बेहतर तरीके से दी है नैतिकता की परिभाषा, उसको हम यूज करते हैं। तो अगर पूछेगा नाटक को समझाते हुए भरतेन युगीन नाटक को बताओ, तो आप ये बताओ रामचंद्र गुणक का यूज करोगे, या फिर सागर नंदी का, या फिर किसी और ने अगर कहा तो उसका। तो आप देखोगे जहां पे व्यापकता है, जहां पे थोड़ा आधार है, उसको आप करके बताओगे। तो सागर नंदी क्या बोलते हैं, लोक की विभिन्न सुख दुखात्मक अवस्था का अभिनय ही नाटक है। और नाटक में हम इसी जो अवस्था होती है, जैसे कहानी के 6 तत्व होते हैं ना, उसमें से एक तत्व और बढ़ जाता है, सातवां तत्व आ जाता है, जिसे अभिनय कहते हैं। और उसी में थोड़ी थोड़ी चीजें शामिल कर ली जाती हैं जो विशेष बनाती हैं उस नाटक को। यानी अभिनय के भी कई प्रकार होते हैं, हालांकि उतना गहराई पे हमारे सिलेबस पे है नहीं। तो हम सीधे सिलेबस पे आए, या फिर और कुछ समझना हो पूछना हो तो बताओ। सर तो मेरे को यहाँ पर समझ नहीं आया सर। आपने बताया था सर कि भारतेंदु युग हम्म से ही नाटक चालू हो गया था, लेकिन सर हम्म यहाँ पर सर नाटक को देखे तो 1850 से 19 ईस्वी दिखा रहा है, लेकिन भारतेंदु युग सर देखे तो 19 से 1918 ईस्वी तक माना जाता है सर। नहीं, भरतेन युग थोड़ी ना है, वेदी युग है, जिसकी बात अच्छा हम सर। कल कर रहे थे। वो 1900 से 1920 या 18 तक है। भरतेन नाटक तो यही है, 1850 से 1900। हाँ हाँ सर कोई बोलिए। सवाल हो तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर आगे बढ़िए। अब देखो, जब बात आती है कि नाटक कैसा होना चाहिए, मतलब आ, एक दो तरह से है। जयशंकर प्रसाद की जो विचारधारा है, और दूसरे जो नई, जैसे नई कहानी है, नया उपन्यास है, वैसे ही एक आंदोलन चलता है नया नाटक। तो दोनों विचारधारा में आप बताना, आप किसको ज्यादा बेहतर समझते हो, ठीक है। दोनों की विचारधारा अच्छी है, ऐसा नहीं कह सकते कि बुरी है, बट आप थोड़ा रिलेट करना, और ऐसा ही होगा। तुलना करने के लिए ही हो सकता है आएगा। जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं कि नाटक को, या फिर जैसे नाटक रंगमंची बात है, ठीक है, तो नाटक को अपनी सीमा नहीं तय करनी चाहिए, बल्कि रंगमंच को अपनी परिसीमा बढ़ानी चाहिए। मतलब मान लो मुझे एक साइंस फिक्शन नाटक बनाना है, ठीक है, तो अब बोल दो आप कि नहीं, साइंस फिक्शन नाटक मत बनाओ, हमारे रंगमंच पे ऐसी चीजें नहीं है, या फिर हमारे रंगमंच पे ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। तो आप सोचो, आप किस चीज से बंध गए कि अब आपका कथानक आपको बदलना पड़ेगा। अब आपको केवल क्या लिखना पड़ेगा, आषाढ़ का एक दिन, जिसमें एक दिया, एक बिस्तर, और एक क्या बोलते हैं जो नायक है, जैसे वो क्या नाम है, वो नाटक लेते हैं हम, मोहन राकेश का एक नाटक नहीं सुना है आपने, दी भरा नाटक, क्या नाम था। 3 नाटक है, लहरों के राजहंस, एक तो यही आषाढ़ का एक दिन, एक कौन सा नाटक है, याद है जरा, बताओ। हेलो। नहीं सर मेरे को नहीं याद है, एडी सर को याद है। हाँ, आधे अधूरे। अब आधे अधूरे में थोड़ा रिलेट करना, उसमें
5 कैरेक्टर हैं, 4 मतलब लड़कों के 4 कैरेक्टर हैं, लेकिन उसमें कितना साफ से बताया गया है कि अगर वो ब्लैक कोट पहन के आएगा तो वो ये है, अगर वो केवल घरेलू वस्त्र में है तो वो ये है, अगर उसने फर वाली कोट और साथ में मफलर डाली तो वो ये है, और अगर उसने साधारण वस्त्र और खुली टी शर्ट डाली है तो वो ये है। मतलब एक ही लड़का है या फिर एक ही अभिनेता है जो पूरी तरह से 4 कैरेक्टर को निभा रहा है। मतलब आप जयशंकर का देख के बोलो कि रंगमंची कुशलता को आप इतने अलग स्तर पर रख दो कि मैं अगर लिखना चाहता हूँ साइंस फिक्शन नाटक तो मैं वो भी लिख पाऊँ। जैसे आप देखो, आपको मिलेगा जो जयशंकर का नाटक है, उन नाटकों में तो 33-33 अंक मिलेंगे। उन नाटकों में आपको बहुत विराट रूप की युद्ध हो रहा है, गर्जन हो रहा है, बारिश हो रही है, और गहरी गहरी चीजें। हिमाग्र तुंग सिंह पे प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा, समझुला स्वतंत्रता पुकार, इतनी गहरी बातें चली। अब इसको नाटक में शामिल करना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन उनकी मानसिकता है। एक तो मैं ये चाहूंगा कि नाटक पारसी शैली को भी अपनाए और नाटक भारतीय शैली को भी अपनाए। पारसी और भारतीय शैली समझ चुके हैं हम कि पारसी शैली में दुखांत घटनाएं भी होंगी या पाश्चात्य शैली में वो चीजें भी होंगी, और भारतीय शैली में सुखांत होगा। चीज हमें ये समझ आई। दूसरी क्या समझ आई कि आप रंगमंच को इतना विशेष बना दो या फिर इतना बेहतर बना दो कि मैं अपनी लेखनी को रोकूं ना। आप सोच के देखो, लेखनी को रोकना किसी नाटककार के लिए एक श्राप जैसा नहीं है। सोच के देखो, जैसे आप खुद बोल रहे हो, ठीक है, कि मैं प्रश्न लिखने जाता हूँ लेकिन जो मेरा माइंड है वो उस पे नहीं लग पाता। तो मान लो आपका माइंड लग पा रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने उसको वर्ड लिमिट कर दिया कि मैं बोल रहा हूँ 2.5 शब्द से ऊपर नहीं होना चाहिए या फिर 3 पेज से ऊपर नहीं होना चाहिए। सोच के देखो कि जब आप बहुत सारी चीजें जानते हो या फिर जब आपको बहुत गहराई में चीजें बतानी होती है, मान लो निबंध है, निबंध आप बहुत गहरा जानते हो, बहुत बढ़िया विश्लेषण कर सकते हो, लेकिन मैं आपको मतलब सिर्फ समझने का आधार, यूपीएससी का उसका कोई मैटर नहीं है। बस आप सोच के देखो कि अगर मैं इतना सब कुछ जानता हूँ, इतना कुछ लिख सकता हूँ, तो मैं सीमितता क्यों रखूं। एक बात ये हो गई, ठीक है, नाटक को एक किनारे कर दो जो हमारे जयशंकर प्रसाद का। दूसरी ओर मोहन राकेश क्या कहते हैं, नाटककार को सिर्फ ऐसे रचना रखना चाहिए, फिर ऐसे नाटक लिखना चाहिए कि वो पहली बात तो रंगमंच देख के, कि रंगमंच में अगर मुझको एक दिया दिख रहा है, एक बिस्तर दिख रहा है, 3 कैरेक्टर दिख रहा है कि ये अच्छे से रचना मंच में अभिनय कर सकते हैं, तो मैं ऐसा ही नाटक बनाऊंगा। मैं आधे अधूरे, मुझे अगर 5 कैरेक्टर नहीं मिल रहे, एक कैरेक्टर की मैं ऐसी विशेषता बना दूंगा कि वो हर कैरेक्टर में ढल जाएगा, आधे अधूरे में ढल जाएगा। लहरों के राजहंस ऐतिहासिक नाटक है, मैं कब रचना लिखूंगा या फिर आषाढ़ का एक दिन कब रचना लिखूं। सिर्फ आप देखोगे ना, आषाढ़ का एक दिन 3 अंक है पूरा, और नाटक अंकों में विभाजित हो। 3 अंक में देखोगे, आपको कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि अलग बात है। अंक में जब शुरू होता है तो एक खुला मैदान होता है जहाँ पे मतलब कालिदास और मल्लिका बारिश को या फिर आषाढ़ की पहली बारिश को महसूस करते हैं। बाकी जितने भी अभिनय हो रहे हैं, जितने भी बात संवाद हो रहे हैं, वो सब मल्लिका के घर में ही होगा। और आप देखोगे जब अनुस्वार और विलोम आता है ना, तो वहां पे कुछ था ही नहीं ऐसा जो बहुत मुश्किल हो एक रचना लिखने के लिए। तो आप देखो, एक नाटककार जो रंगमंच के हिसाब से ढल जाए, या फिर एक नाटक जिसको रंगमंच को या फिर रंगमंच अपने आप अपनाए, या फिर रंगमंच की समृद्धि, तो दोनों की जो मानसिकताएं हैं या विचारधाराएं अलग अलग स्तर पर है, और थोड़ा जरूरी भी है। अब सोच के देखो, अगर एक जो नाटक अकेडमी है ना पुणे में, तो अगर नाटक अकेडमी पुणे में है तो वहाँ कोई नाटक खेला जाए, ठीक है, तो वहाँ नाटक खेला जाए, तो क्या मोहन राकेश की बात थोड़ी ज्यादा बेहतर है, या फिर जयशंकर की बात अगर हम अपना लें
तो वर्ल्ड फेमस नाटक या फिर वर्ल्ड फेमस प्ले हो सकता है। सोच के देखो यहाँ पर सर कौन सबसे जयशंकर, आगे होंगे। सोच। जयशंकर के सर ले सकते हैं। हाँ, जैसे आप अगर वर्ल्ड लेवल पर बताना चाहो तो विश्व में एक तरह की संवेदनाएं नहीं होती। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ ना, सुख दुखात्मक चीजों का जो तय होता है वही नाटक होता है। तो जब नई कहानी, नया उपन्यास और नया नाटक इसका समय आता है, चीज उसके पीछे काम करती है क्या? सामाजिक परिस्थिति। और सामाजिक परिस्थिति उस समय कैसी थी? समाज परिवार का टूटना, भोग विलासिता के चक्कर में अपने आप को खो देना। जैसे जो कालिदास है वो कहाँ चला जाता है? उज्जैन चला जाता है, और उज्जैन जाने पर सब कुछ तो पाता है, लेकिन खोता क्या है? अपने आप को और अपनी प्रेयसी या प्रेमिका को। तो वही चीजें समाज में चल रही होती है। तो सेम चीजें तो विश्व में चलेंगी नहीं। अगर जैसे सोच के देखो कि न्यूयॉर्क में आपको आपका प्ले चलाना है, ठीक है, या फिर चाइना में आपको आपका नाटक चलाना है, तो कोई दंगल जैसी मूवी होनी चाहिए जिसमें मतलब जो लड़की हो, नाम कुछ भी हो, नाम से मैटर उतना नहीं करता उसमें। जैसे दंगल जो है, बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो चाइना में इंडिया से भी ज्यादा शायद उसकी बिक्री हुई थी, या फिर उसकी टिकटें बेची। अब सोच के देखो, अगर वहां पे मैं मिसेज जैसी, मिसेज श्रीमती, जो अभी G5 में एक मूवी है, मूवी को नाटक का रूप ही मानो, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाता है, अभिनय तो वही है। तो मिसेज जैसी भूमि मूवी, जहाँ पे भारतीय स्त्री का रंग कैसे उड़ जाता है, वो अगर चाइना में चलाया जाए, न्यूयॉर्क में चलाया जाए, तो वो तो चलेगा नहीं। आप समाज के हिसाब से, सामाजिकता के हिसाब से अगर नाटक रच रहे हो, नाटक लिख रहे हो, तो वो सीमित क्षेत्र तक प्रभावित होगा। तो इस आधार पर अगर देखें तो जयशंकर का जो नाटक है फेमस हो सकता है। मतलब एक कंपेयर करने की बात है, बाकी ऐसा सवाल पूछेगा नहीं, बस हम दिमाग में लगा रहे हैं। तो इतनी सर बात समझे विचारधारा हाँ सर, नाटककार की कैसी होती है। क्योंकि सर इसमें दुख और सुख दोनों को दिखाया गया है कि पाश्चात्य संस्कृति का भी इसमें उपयोग है, तो उसके चलते ये नाटक अच्छा है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति से भी जुड़े हुए थे, तो वो भी हो सकता है सर। हाँ, ठीक है। अब मेन बात जो आती है कि अब हम थोड़ा और करीब जाते हैं कि कैसे शुरू हुआ। जैसे एक सबसे सरल सवाल पूछा जाता है कि विकास क्रम के बताओ, चाहे वो कहानी का विकास क्रम हो, उपन्यास का विकास क्रम हो, या फिर नाटक का विकास क्रम हो। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि वो शुरू हुआ था भरत मुनि के नाट्य शास्त्र थे, जिसको उन्होंने पांचवा वेद की संज्ञा दी। और के बाद जो मत मिलते हैं, ब्रज भाषा में एक नाटक है प्राणचंद चौहान का, रामायण महानाटक। रामायण महानाटक में क्या होगा, क्या चीजें होंगी? रामलीला का ही अगला भाग, या फिर कृष्ण से अगर जुड़ा है तो रासलीला होगी, या फिर अगर नौटंकी है, मनोरंजन की बात है, तो जन नाटक होगा। तो जो ब्रज भाषा में एक नाटक मिलता है प्राणचंद चौहान का, रामायण महान नाटक, तो विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन। हालांकि आनंद रघुनंदन को डॉक्टर नगेंद्र नहीं कहते कि ये नाटक है, और मतलब आचार्य शुक्ल प्रथम जो नाटक मानते हैं, आनंद रघुनंदन को मानते हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र मना कर देते हैं कि नहीं, ऐसी कोई खास विशेषताएं नहीं है जिससे मैं इसको नाटक बोल सकूं, ये बस एक प्ले की तरह है। या फिर जैसे कहानी के तत्व होते हैं ना, जैसे हम कहानी को ढूंढते हैं, आपने किया भी होगा कि जो एक टोकरी भर मिट्टी है, 600 शब्दों की कहानी, कैसे वो पहली कहानी बनी। तो वहां पे हम करते हैं, तो सेम चीज यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है कि एक रामायण महानाटक को आचार्य शुक्ल खारिज कर देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कथन हो, अंक विभाजन हो। जैसे अभी बोल रहा हूँ ना कि जयशंकर में के नाटक में 33 अंक, और यहाँ पे जो आप उसको लोगे, अ, उनको लोगे, मोहन राकेश, 3 अंक में नाटक समाप्त, और पूरी एक गहरी भावना खत्म। तो आप सोच के देखो, ये नाटक की विशेषताएं ही बनता है। छोटा नाटक हो गया तो उसको आप 2 घंटे में भी फिनिश कर सकते हो, और फिर सामने वाला देखने में भी उसको उबाऊ नहीं लगेगा। या फिर जयशंकर प्रसाद का नाटक अगर 6-6 घंटे तक चला, तो सामने वाला इतना व्यस्त जिंदगी में वो थोड़ी ना कर सकता। तो वो सारी विशेषताएं तो अलग बात हो जाती है।
अब मेन चीज जो सामने आती है, आचार्य शुक्ल पहला मौलिक, मौलिक समझते हो क्या होता है? हाँ सर। क्या होता है? तो मेन 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 चीज सर मान सकते हैं यहाँ पर। नहीं, मौलिक का मतलब ये नहीं। सर इथिक्स के आधार पर, देखो, सर इथिक्स के आधार पर जाएगा अलग हो जाएगा, इसके आधार पर अलग हो जाएगा। मौलिक का मतलब होता है नयापन। जैसे सेम चीज नाटकों में भी होगी। सेम जो रचना है, पुरानी रचना को मैं अगर खेल देता हूँ या फिर मैं अभिनय कर देता हूँ, तो मैंने बोल दिया नाटक बन गया। लेकिन नहीं, वो पुराने नाटकों का, या फिर मान लो अंग्रेजी नाटक हेमलेट हो गया, रोमियो जूलियट होगा, अगर इसको आप खेल रहे हो, ओपेरा होता है। ओपेरा मतलब जहाँ पे वो खेला जाता है। जैसे अभी प्ले, अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह में देखते होंगे, तो जो नए एक लेखक नहीं है, मानव कौर, तो काफी अच्छा अच्छा प्ले करते हैं। तो वो प्ले होता है। तो आप अगर पुरानी रचनाओं का प्ले करोगे तो वो मौलिक नाटक नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहला मौलिक नाटक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना? आनंद रघुनंदन। बोला कि कथोपकथन है, अंक विभाजन है, और बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एक अच्छा नाटक हो सकता है। और नाटक की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जैसे नट प्लस रुल, या फिर कहें अंक जो शेष होता है, वो बना के मूल धातु नट है। नट का मतलब आप चाहे उसको स्वांग समझ लो। स्वांग समझ दो कि अ, नौटंकी करना। नौटंकी का मतलब जो वास्तव में है, वो वास्तव में नहीं है, पर वो स्वांग के रूप में है। या फिर रूपक हो लो। रूपक समझते हो क्या होता है? रूपक अलंकार नहीं, रूपक शब्द समझते हो क्या होता है? नहीं सर, रूपक सब नहीं, रूपक आप क्या समझते हैं? सौंदर्य जानते हैं कुछ में बढ़ता है इसमें। रूपक मतलब जैसे कोई फिल्म देखी है जो अभी, जैसे एम एस धोनी फिल्म देखी होगी, तो एम एस धोनी में जो सुशांत सिंह होते हैं, तो किसका अनुभव करते हैं या फिर किसका रूपक बने होते हैं? महेंद्र सिंह धोनी का। तो उसको आप रूपक बोल लो। या फिर एक चीज होती है और, नाटक को अक्सर नाचना भी बोलते हैं, कि नृत्य कर रहा है या फिर वो नाटक कर रहा है। जैसे छोटा बच्चा अगर अपने पैर पटक के वो सामने घूम रहा है, या फिर कुछ चीज की जिद कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ये क्या कर रहा है? नाच रहा है या फिर नाटक कर रहा है। और जो सबसे असली माना गया है या फिर सबसे विशेष माना गया है, वो है अभिनय करना। अभिनय तो समझते होगे ना? जी सर। क्या होता है अभिनय, बताओ। सर अब समझता हूँ सर, लेकिन बता। अभिनय मतलब और सर कि अभी जैसे एक्टिंग, सर एक्टिंग मान हो लो गया, अब एक्टिंग मैं किसी का, आपकी, किसी हाँ, सर जैसे कि किसी का मैं आपकी अगर रूप को। एक्टिंग करूं, बिल्कुल समझ गया। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं ना, नहीं तो ज्यादा समय लग जाएगा। तो हम जब देख रहे थे कि गद्य साहित्य भक्ति काल में भी फेमस होने लगा था। तो गद्य साहित्य अगर फेमस होगा और उसका पद्यमय रूप और साथ साथ गद्यमय रूप अगर मिक्स होने लगेगा, कि जो मैथिली और ब्रज में साहित्य थे, तो उसमें नाटक लेकर शुरू हो गए थे। जैसे विद्यापति का गोरक्ष विजय एक मैथिली नाटक है। पद्यमय नाटक की बात करें तो रामायण महानाटक, जैसे मैंने अभी बोला, इनका प्राणचंद चौहान का। हालांकि शुक्ल जी इसको महत्व उतना नहीं देते, स्वीकार नहीं देते। ठीक है। और अगला जो नाटक है, रीवा नरेश के दरबार। रीवा नरेश तो समझते हो ना? रीवा यानी हमारे यहाँ। रीवा नरेश के दरबार में विश्वनाथ का जो नाटक है, आनंद रघुनंदन, तो आचार्य शुक्ल इसको नाटकत्व, नाटकत्व समझते हो? नाटक और तत्व, मतलब नाटक के जो तत्व होते हैं, छह तत्व कहानियों के, और एक अगला तत्व अभिनय, तो उन छह तत्व, सात तत्वों के आधार पर उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र इसको क्या बोलते हैं? प्रबंधात्मक प्रबंध बोलते हैं, या फिर पद्यात्मक प्रबंध। पद्यात्मक प्रबंध समझते हो? मुझे तो पहले शब्द ही समझाने पड़ रहे हैं पहले तो। पद्यात्मक प्रबंध समझते हो क्या होता है? सर पद के आधार पे। जैसे सोचो कि रामायण ले लिया मैंने, ठीक है, अ, रामायण या रामचरितमानस ले लो। अब मुझे एक मंच मिल गया, अब मैं इधर उधर घूम करके उस मंच में उसी चीज का गायन कर रहा हूँ।
तो उसी चीज, प्रबंध काव्य है, रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, अब उसी चीज का मैं गायन कर रहा हूँ या फिर उसी चीज को थोड़े थोड़े मनोभावों से दिखा रहा हूँ कि ऐसी चीज है, ये ऐसा होता है, तो उसको मैं नाटक की शैली में नहीं लाऊंगा। डॉक्टर नगेन ऐसा बोलते हैं, काव्य गुणों का इसमें अभाव है, मतलब काव्य की प्रासंगिकता आनंद रघुनंदन में नहीं है। ये प्रथम नाटक के विवाद। और अगर एक रचना है हिंदी साहित्य को भाग एक, गोपाल चंद गिरधर दास कृत जो नहुस है, पहला नाटक सर्वमान्य जो मत है, नहुस को हिंदी का प्रथम नाटक माना गया है। हिंदी नाटकों का प्रारंभ भले ही भरतेंद्र पूर्व युग हो चुका था, परंतु इसका जो विधिवत विकास हुआ है भरतेंद्र हरिश्चंद्र के नाटकों से ही हुआ। तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक पता है आपको? रणधीर प्रेम मोहिनी है। तो लाला श्रीनिवास दास जैसे शायद ये परीक्षा गुरु पहला उपन्यास लिखे थे, है ना? तो इनका पहला जो दुखांत नाटक माना जाता है रणधीर रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का माना जाता है। और अगर अनुवादक की बात, अनुवादित या फिर अनुदित नाटक की बात करें, तो शेक्सपियर के समग्र अनुवादकों या फिर समग्र नाटकों का जो अनुवाद किया है लाला सीताराम ने अपनी रचनाओं में किया है। और हिंदी की प्रथम अनुदित खड़ी बोली का नाटक शाकुंतलम, शाकुंतलम समझते हो कौन सी रचना है? जो कालिदास का एक शाकुंतलम है ना, अ, ध्यान होगा आपको, कालिदास का शाकुंतलम, उसको राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुदित किया है। तो आप सोच के देखो, अब हम भाषा खंड की भी बात कर रहे हैं, जब भाषा खंड में एक सवाल आता है कि अनुदित लेखन का क्या महत्व होगा, तो शाकुंतलम मान लो मैंने संस्कृत में नहीं पढ़ा, तो अगर संस्कृत का जो वो नाटक है अनुदित हो रहा है, तो केवल अनुदित का ये महत्व नहीं है कि हम बातों को या फिर जैसे पाश्चात्य साहित्य है, विदेशी साहित्य, उनको समझ पाए। अनुदित चीजों का महत्व ये भी होता है कि हम जो संस्कृत में लिखे गए नाटक हैं उनसे अपने आप को रसास्वादन कर पाए या फिर हृदय में आनंद अतिरेक कर पाए, तो वो चीज होता है, अनुदित चीजों का महत्व होता है। तो थोड़ा इसको रिलेट करना। अब विकास कैसे होता है? भरतेंद्र युग में, द्विवेदी युग में, प्रसाद युग में। हालांकि प्रसाद युग को ही पूरी तरह से महत्व दिए दिया जाता है, पर हम भरतेंद्र युगीन नाटक के बारे में बात करते हैं आपसे। कोई सवाल हो तो पूछो। नहीं सर, इसके अर्थ हुआ कि अभी तक से। जो नाटक हाँ है सर, हाँ। सर जो नाटक है, तो नाटक जो जैसे सर क्या सर क्वेश्चन बाद में बताता हूँ। देखो, अभी तक आप सोच के देखना ना, जस्ट रिलेट करते हैं। मान लो मैं एक ऐसी कहानी लिखता हूँ जो श्री राम की कहानी हो, ठीक है, राम भगवान या फिर चाचा चौधरी की कहानियां मैं लिख रहा हूँ। तो इन कहानियों को कहानी की उतनी प्रासंगिकता नहीं मिलती। और प्रासंगिकता सबसे पहली कहानी किसको माना जाता है? एक टोकरी भर मिट्टी। तो नाटक तो पहले भी लिखे जाते थे और आन दुखांत नाटक हो गए थे, लेकिन नाटक का प्रासंगिक काल कब होगा? एक टोकरी भर मिट्टी को चलो हम मान लिया पहले कहानी है, और वैसे ही नहुस को हमने मान लिया पहला नाटक है, लेकिन प्रासंगिक कहानियां कब होंगी या फिर प्रासंगिक नाटक कब होगा? जब उसका कोई विशेष पृष्ठभूमि होगी या फिर वो सामाजिक समस्याओं से जुड़ा हो। अब सामाजिक समस्या से, सबसे बड़ी सामाजिक समस्या ये थी कि नाटक या तो ब्रज में मिलते थे या तो हिंदी में मिलते थे, पर लोग पढ़ने वाले हिंदी नहीं थे कि लोग जान पाए कि हिंदी क्या है। और भरतेंद्र हरिश्चंद्र की बात 2 दिन पहले की याद करो कि मैं गद्य रचनाएं तो लिख लेता हूँ खड़ी बोली में, लेकिन पद्य लिखना मेरे लिए मुश्किल है। और सबसे पहले ही बात हमने की कि नाटक जो है काव्य का सबसे विशेष रूप है। तो अब थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक तो ये कि खड़ी बोली में नाटक कैसे बनाया जाए, आधुनिक नाटक भरतेंद्र हरिश्चंद्र कैसे लिखे, वो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थितियों को, सामाजिक परिवेश को उस नाटक का जो कथानक है बना के कैसे लिखा जाए। तो उन्होंने जैसे बहुत सारे नाटक लिए, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। और एक नाटक तो उनका इतना विशेष था, यूपीएससी में एक सवाल आता है कि भतेन तो गदरवादी लेखक थे। गदर मतलब गदर मचा देने वाले, कि बिल्कुल विरोध विरोध, गदरवादी लेखक थे। लेकिन भारत दुर्दशा में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी समस्याओं को दिखाना ज्यादा जरूरी समझा या फिर भारत की कमियों को दिखाना
ज्यादा जरूरी समझा। यूपीएससी में प्रश्न आता है और हम रिलेट करें, अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं भारत देश, बस रिलेट कर रहे हैं। तो एक मैं इस उन्होंने, हाँ मैं बताओ। इसका आंसर दे सकता हूँ सर। उन्होंने सर जी भारत की समस्या, सर वहाँ पर सर भारत की समस्याओं को दिखाने का प्रयास किया और दो रोमांच के माध्यम से थोड़ा दिखाने का प्रयास किया और बताने का प्रयास किया जो वर्तमान में चल रहा है उसको तो कैसे खत्म किया जाए। इसमें थोड़ा स्त्रियों को एथी देने का प्रयास किया, महत्व थोड़ा देने का प्रयास किया। वो कैसे बंधी हुई है तो उसको कैसे निकाला, उसको हटा ठीक है, समझ रहा हूँ मतलब। सोचो, उनका जो एक रचना थी, रचना मान लो, नाटक मान लो, कुछ मान लो, एक रचना थी कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा, और उसके अलावा भी जैसे बाल बोधनी करके एक स्त्रियों की समस्याओं के लिए हरिश्चंद्र मैगजीन भी उन्होंने प्रकाशित की। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी रचनाएं, मौलिक नाटक भी और अनुदित या फिर रूपांतरित, अनुदित समझ चुके हो ना, ट्रांसलेट नाटक, वो भी किया। लेकिन जब वो लिखते हैं कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा लिखते हैं तो अंग्रेज उनको बैन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कवि वचन सुधा में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको आप पढ़ के ऐसा समझ आता है कि हाँ, ये थोड़ी वैसी बात है जो अंग्रेजों का विरोध किया जा रहा है। तो अब जब वो नाटक लिखते हैं भारत दुर्दशा, तो एक तो ये समझ जाते हैं कि अंग्रेजों का विरोध कर करके केवल हम समाज सुधार नहीं कर सकते, या फिर केवल हम गदर कर करके कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खा, ये सब लिख लिख के हम समाज का सुधार नहीं कर सकते। हम देखो, हम कहाँ आ गए, भरतेन युग में। और भरतेन युग की सबसे पहला लक्षण हमने किया कि वो समाज कौन सा होगा, सुधारवादी समाज होगा। और द्विवेदी युग सुधारवादी में थोड़ा मानवतावादी लक्षण भी शामिल कर देता है। तो यही है, जब लक्षण होता है या फिर जब अंग्रेज उस चीज को बैन करते हैं या फिर उसके लिए शायद उनको कुछ दंड भी लगाते, तो उन्होंने भारत दुर्दशा जैसा नाटक लिखा, जहाँ शराब एक समस्या है। शराब एक समस्या है, इसको अपनी रचना में प्रेमचंद ने भी दिखाया। सिलेबस में अपने नहीं है, पर हम जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कौन सी कहानियों में ऐसा है। ठीक है, जब बात आती है भारत दुर्दशा की, तो उसमें पराधीन भारत की दयनीय आर्थिक स्थिति, सामाजिक और सांस्कृतिक अधःपतन, उनकी जो रचना का मूल भाव होता है, अब पुनर्जागरण मूल भाव होता है। नव जागरण तो चलो ठीक है, एक भाव है, पर पुनर्जागरण जो तुमने पुरानी चीजें खोई है और साथ साथ जो तुम्हें हासिल करना चाहिए, अंग्रेजों से सीखो। जैसे एक लाइन आती है, जय हो विक्टोरिया रानी, ऐसा कुछ करके। तो वो विक्टोरिया रानी की जय क्यों करते हैं? उनका यही मानना है कि तुम देखो, एक छोटी सी रानी छोटे से देश की एक इतने बड़े देश में अगर शासन चला पा रही है, तो कैसे चला पा रही है? तुम्हारी कुरीतियों के कारण, कुप्रथाओं के कारण, अंधविश्वासों के कारण तुम अपने आप को अलग मानते हो। या फिर एक नाटक उन्होंने और लिखा था, वैद की हिंसा हिंसा ना भव। तो एक रचनाकार की स्थिति समझ रहे हो कि वो रचनाएं अपना किस आधार पे लिखता है। और इनकी रचनाओं में जब इनसे खड़ी बोली में उतना खास लिखते बनता नहीं था, तो इन्होंने व्यंग्यात्मक रूप अपनाया। व्यंग में तो ये भी जायज है कि आप बोली में लिखो तो थोड़ा चलता है कि आप शॉर्टेज हो जाओ, या फिर जो उनकी मुखरी के सहारे कि हे सखी साजन, ना सखी अंग्रेज, ऐसे बहुत सी रचनाएं हैं, या फिर बहुत से आपको काव्य पद मिलेंगे जहाँ पे व्यंग के सहारे चीजें देखने को मिलती हैं। अब अगला काल आता है, समय बदला। और समय बदला तो चीज में मैंने बोली कि समाज सुधार भारतीय युग का सबसे बड़ी विशेषता कि मैं समाज में सुधार या फिर जो कुरीतियां हैं, विद्रूपताएं हैं, वो दिखेंगे, उसको अपने रंगमंच का आधार बनाए। तो जैसे ही हम अब द्विवेदी युग में प्रवेश करते हैं, तो ये मानवतावादी आधार कि अब मानव सुधरे, सिर्फ समाज ना सुधरे। समाज अगर सुधरे तो उसमें मानव के गुण हो, ना कि सिर्फ व्यक्तिवाद उसमें हो। व्यक्तिवाद कैसे हो? कांग्रेस अपने हित के लिए अंग्रेजों से मिल जाना, या फिर मतलब मैं वो नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा, बस समझ के देखो कि उसमें सिर्फ व्यक्तिवादी या फिर आप संघवादी हित की बात सोचने लगते हो। तो संघवाद जैसे हिंद, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना एक रचना, कौन सी, मैथिली शरण गुप्त की रचना पढ़ी। मैथिली शरण गुप्त में
सबसे पहले सवाल यही आता है कि मैथिली शरण गुप्त हिंदू जातीयता पर अविलंबित है। क्यों ऐसा सवाल आता है? सोच के देखो, आप द्विवेदी युग में बढ़ चुके हो और आपका जो मेन लक्षण होना चाहिए मानवतावादी लक्षण होना चाहिए, और आप सिर्फ अभी हिंदू जातीयता की बात कर रहे हो कि हिंदू जाति समाज कैसे सुधरे। तो वहां भी थोड़ा कमजोर होता है इंसान। तो आप जिस काल में हो, जैसे जयशंकर प्रसाद किस काल में? प्रेमचंद युग में। और फिर भी वो आदर्शवादी कहानियां, ग्राम नामक कहानी तो अच्छी है उनकी, यथार्थवादी है, लेकिन बाकी कहानियां आदर्शवादी। इसीलिए आपका महत्व उस समाज में, उस दौर में कम हो जाता है। हालांकि नाटक नहीं था मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती, पर फिर भी सवाल तो होता। तो अब द्विवेदी युगीन जैसे ही बात करेंगे, तो सामाजिक धारा कैसी थी कि विकृतियां तो दूर हो, पर तुम अगर भक्ति से जुड़े हो, अभी आया ना वैद की हिंसा हिंसा न भक्ति, तो तुम अगर भक्ति से जुड़े हो तो भक्ति देश की करनी चाहिए। अगर तुम वास्तव में कवि हो, वो लाइन आपको मैथिली शरण गुप्त की याद है कि कुछ कुछ कटाक्षों पर न अहो, हे कवि जीते जी तुम न मरो। तुम जो कवि हो, तुम जीते जी ना मरो। मतलब अब तुम केवल व्यक्तिवाद की बात ना करो, केवल समाज को सुधारने के ऊपरी ढांचे मत दिखाओ। अब थोड़ा तुम मानवतावादी दर्शन के करीब आओ। तुम चीजों को बेहतर करो। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, अगर मान लो आपको कोई नाटक रचना है, ठीक है, जैसे आप अगर उसमें पौराणिक कथाएं ला दो या फिर आप उसमें ऐतिहासिक चीज डाल दो, मान लो कालिदास को डाल देते हो, फिर आप जैसे जयशंकर प्रसाद का नाटक ले लो, आप समुद्रगुप्त को डाल देते हो, चंद्रगुप्त को डाल देते हो, तो उससे आपका नाटक और विशेष बन जाएगा या फिर और महत्वपूर्ण बन जाएगा। एक लेकिन विशेषता सर द्विवेदी युगीन। हाँ, लेकिन सर यहाँ पर थोड़ा वर्तमान में आधार पर लेकर नाटक लिखते हैं तो वो विशेष नहीं हो सकता है, वर्तमान अभी मत वातावरण जोड़ो, के अभी आधार पर हम सर। क्रम समझ रहे हैं ना, क्रम। हाँ, क्रम से चलते रहो। कि एक तो हमने सोच लिया कि जो लक्षण होगा द्विवेदी युगीन नाटकों का क्या लक्षण है। दूसरी चीज, जो दूसरा सबसे विशेष होता है कि नाट्य कला में आप चीजें क्या ला रहे हो। मतलब 1900 की बात जैसे सोच के देखो, जब आप शुरू शुरू में थे 2004-5 में, या फिर जब आप फिल्में देखते थे थोड़े बड़े थे, मान लो 10 वगैरह, कौन सी मूवी देखते थे? शेषनाग, या फिर आ, न- नटबल लाल, या फिर जैसे वो धारावाहिक नहीं आते थे हातिम, या फिर आप और भी शक्तिमान शक्तिमान। हो। किस चीज से जुड़े थे? हाँ, समय किस चीज से जुड़ा है? जब समय जुड़ा है तो आप द्विवेदी युग में देखो, पौराणिक चीजें बताई जाएंगी। पौराणिक मतलब ईश्वर से जुड़ा हुआ। ऐतिहासिक चीजें बताई जाएंगी, मतलब स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, और भी जितने लोगों को जोड़ सकते हो। सामाजिक एवं रोमांचकारी नाटक लिखे जाने लगे और इन्हीं का अभिनय और तत्वों को शामिल किया गया। दूसरी चीज, इसमें हम देखते हैं भारतीय युग में कि अब त्रासदी भरे नाटक जो हास्य व्यंग्यों के साथ आते हैं, जैसे भारत दुर्दशा हो। हालांकि अंधेर नगरी ये त्रासदी नहीं, त्रासदी पे खत्म नहीं होती, ये ऐसा खत्म होता है कि सुधार होगा, वो जो राजा है अनीति कर रहा है तो उसका समाधान हो। तो सुखात्मक नाटक भी है, दुखात्मक नाटक। अब यहाँ पे अगर सोच के देखो, पौराणिक नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है, या फिर रोमांचकारी नाटक है, तो सुखांत होगा या दुखांत होगा? क्या सर? मैं बोल रहा हूँ कि अगर पौराणिक नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है, तो नाटकों का अंत सुखांत होगा कि दुखांत होगा? सर इसमें सुखांत होगा, क्योंकि यहाँ पर सर सुखांत। सुखांत होगा लेकिन सुनो, सर, एक क्योंकि चीज और मैं जोड़ता हूँ फिर बताना। देखो, जब पौराणिक कथाएं होंगी, ऐतिहासिक कथाएं होंगी, तो वो चीज सुखांत होगा। लेकिन जब उसमें कल्पना के सहारे नए अवयव जोड़े जाएंगे, नए तत्व जोड़े जाएंगे, तो नया ही जोड़ना, नई ही कल्पनाओं का लाना। जैसे स्कंदगुप्त सेनाओं से तो जीत गया, लेकिन वो किससे नहीं जीत पाया? स्वयं अपने आप से नहीं जीत पाया। तो एक तरफ उसकी जीत है कि विश्व विजय उसकी हो गई, लेकिन दूसरी तरफ उसकी हार है, वह
स्वयं में हार गए। तो अगर ऐसे ऐतिहासिक रचनाएं जो कल्पनाओं के सहारे सामाजिक तत्व दिखाती हैं कि भारत है वैसे तो जीत गया कि उसको आजादी मिल गई, लेकिन किस अर्थ में जीता? अलग होकर, अखंड भारत ना रहकर। तो एक तरफ सुख है कि अंग्रेजों से आजादी मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ दुख भी है कि उसका विभाजन हो गया। तो इसमें आपको मिलेंगे जयशंकर के करुणालय, प्रताप नारायण मिश्र ने भी सेम नाम से भारत दुर्दशा नाम से नाटक लिखा था। अब जैसे ही मैंने बताया कि सुखांत भी है और दुखांत मिल ही जाएगा, तो समझ आ गया कि अब फारसी रंगमंच का इसमें प्रभाव रहने वाला। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और जब नाटकों की बात करेंगे, 3 नाटक अपने सिलेबस पे है। 2-2 दिन भी बात अगर किए ना तो गहरी समझ हो जाएगी। प्रसाद युगीन नाटक की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद के आगमन से नाटक का विकास को नई दिशा मिली। ये पहली लाइन क्यों लिखा होगा? सोच के बताओ। सर आपने बताया कि ये वो पश्चादवादी सर नाटक के से जुड़े हुए थे। तो इन्होंने पहले नाटक को पश्चादवादी के रूप में अपना प्रयोग किया, और उससे पहले सुखवादी सिर्फ नाटक होता था। तो उसमें सिर्फ सुखवादी दिखाता था, और जयशंकर के आने से ही पश्चादवादी दोनों को मिला हुआ, तो नाटक को थोड़ा उद्भव हो गया। हाँ, मतलब जब एक कला में, जैसे हमारे प्रेमचंद थे, प्रेमचंद ने बहुत सारे पाश्चात्य साहित्य पढ़े थे, और पाश्चात्य साहित्य में हिंदी का एक तड़का देकर एक नई तरह की कहानियां बनाना शुरू कर दिया। जब हम गोदान पढ़ते हैं तो उसमें हमको क्या दिखता है? जो क्या बोलते हैं, लियो टॉलस्टॉय की अन्ना कोरिनेन्ना होता है, एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा उपन्यास है। तो उसके ताने बाने दिख जाते हैं। हालांकि इंद्रनाथ मदान वगैरह सोचते हैं कि वॉर एंड पीस से जुड़ा हुआ है, और उसको सोच सोच के गलत समीक्षा भी कर देते हैं, वो तो बाद की बात है। लेकिन एक रचनाकार किसी भी समय को या फिर किसी भी विधा को एक बढ़िया पृष्ठभूमि देता है। बढ़िया पृष्ठभूमि का मतलब कि पहली बात तो ये कि उनकी विचारधारा विचारधारा क्या, कि आप नाटक रचो, रंगमंच का चिंता मत करो। रंगमंच की अगर चिंता करने जाओगे तो नाटक जो बचेगा या फिर नाटक जो बनेगा ना, वो उतना अच्छा नहीं बन पाए। जैसे मान लो, इम्तियाज अली को जानते ही होगे। इम्तियाज अली अगर तमाशा मूवी में उनका ये मानना होता, भारत के किसी छोटे से राज्य में कहानी खत्म कर दी जाए, क्रोएशिया ना जाया जाए, या फिर एक शूटिंग जो है सीमित दायरों पर कर दिया जाए। तो सीमित दायरों पर आप शूटिंग कर दोगे तो क्रोएशिया एक देश है। क्रोएशिया का वास्तविक मतलब ये है कि एक ऐसा देश जिसकी कभी भी अपनी वास्तविक पहचान नहीं हो पाई। तो अगर वो मानव का प्रतीक बन पा रहा है कि एक ऐसा इंसान जिसकी कभी भी वास्तविक अपनी प्रतीक नहीं बन पाया, कभी वो आपका बेटा था, कभी वो आपका पति है, कभी वो आपका एक जैसे होता ना ऑफिस का वर्कर है, कभी ये है, कभी वो है, कभी देश की जनता है, लेकिन कभी वो अपना व्यक्तित्व या फिर अपना अस्तित्व नहीं प्राप्त करता। तो जब क्रोएशिया उस चीज का प्रतीक है, और मैं उस चीज को गहराई से बताना चाहता हूँ कि एक सीन में भी चीजें दिखें, तो सोच के देखो, सीन में भी मुझे एक गहरा भाव ही दिखाना है। मतलब मान लो, अगर बौद्ध है, ठीक है, या फिर दुर्बलता दिखानी है, और दुर्बलता, सबसे गहरी दुर्बलता को मजबूत होते कब दिखा सकता हूँ? जब एक नारी मजबूत हो, है ना? यहीं पे दिखा चल दो। समय की सीमा में बद के ये कहोगे कि जो प्रसाद या जयशंकर प्रसाद की नायिकाएं हैं, कमजोर हैं, कमजोर ही रहने दो। बट ऐसा नहीं है। जयशंकर प्रसाद की जो नायिकाएं हैं उनकी कहानियों में भी ऐसा है कि वो नायिकाएं इतनी मजबूत हैं। एक डकैत होगा ना, एक उनकी कहानी है आकाशदीप, ठीक है। जो डकैत होगा उसको शायद दृश्यवित्त कहते हैं। वो लास्ट में उस नायिका से पूछेगा, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? और चलना चाहोगी मतलब अंतिम निर्णय किसका है? नायिका का है। और प्रेमचंद के यहाँ ऐसी चीज थोड़ी कमजोरी दिखती है चरित्र के मामले में। जैसे आप बड़े घर की बेटी शुरू शुरू में पढ़ो, मतलब एक लेखक में तो परिपूर्ण हो ही जाता है, लेकिन शुरू में देखो, बड़े घर की बेटी में आपको मिलेगा कि एक नायिका पूछ रही है अपने पति श्रीकंठ से
कि वो जो लाल बिहारी है उसको घर से मत निकालो। मतलब बात सारी बड़े घर की बेटी है, स्त्री की है बात, लेकिन अंतिम निर्णय किसका हो रहा है? पुरुष का। लेकिन जयशंकर के यहाँ पे नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि नाटक वो रचते थे तो सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर, या फिर रंगमंची रूढ़ियों को तोड़कर। तो एक आधार तो हम समझ गए। दूसरी बात, टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड बताओ जयशंकर प्रसाद के नाटकों का। छायावाद के सर कवि हैं। जयशंकर पर छाया, हाँ बताओ। सर मान सकते हैं 1918 से 1936 तक। हाँ, मान सकते हैं सेम टाइम। तो जब टाइम पीरियड ऐसा है, मतलब देश अभी आजाद नहीं हुआ है। तो देश जब आजाद नहीं हुआ है तो वहां पे उनके रचनाओं के बहुत सारे आधार होंगे। एक तो पहले देश आजाद हो तो स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त को दिखाएंगे संघर्ष करते हुए। और उसमें केवल पुरुष बस शामिल नहीं है, महिलाएं भी हैं। तो उसमें जितनी भी नारी पात्र हैं सारी आएंगी। सारे नारी पात्र, चाहे ध्रुव सौमनी नामक नाटक, जितना भी हो, जितना जयशंकर प्रसाद कर सकते हैं। पहली चीज तो सेम विशेषता उठा के रखते हैं द्विवेदी योग से, कि नाटक रोमांचकारी होना चाहिए। क्यों रोमांचकारी होना चाहिए? यार, नाटक अगर रोमांचकारी होगा नहीं तो मैं कितने भी गहरे भाव, जैसे समझो मिसेज G5 की जो एक बहुत ही बढ़िया सीरीज है, सीरीज नहीं मूवी है, शायद आपने देखी हो शायद ना देखी हो, ठीक है। क्यों नहीं देखी होगी? इसके पीछे रोमा गहरी रोमांचता नहीं है। लेकिन दंगल मूवी सेम कथानक, एक नारी को आगे बढ़ना चाहिए, क्यों इतनी फेमस है? क्यों? क्योंकि उसमें रोमांचकता है। तो सेम बात होती है, कहानी का कथानक सेम होता है, लेकिन अगर क्या बोलते हैं, रोमांचकारी गुण उसमें से हटा दो तो वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। अगर मैं अली बाबा 40 चोर लिखता हूँ और दूसरी जगह मैं भारत दुर्दशा लिखता हूँ, तो मुझे कोई संदेह नहीं होगा कि अली बाबा 40 चोर ज्यादा फेमस हो जाएगा। भले भारत दुर्दशा भारत के लिए हो, भले कुछ हो। अगर मैं ऐसी कहानियां, ऐसी थे बहुत सी ऐसी मूवियां हैं, बहुत से ऐसे नाटक हैं जो उतने फेमस नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें रोमांचकारी गुण नहीं होते। चीज आपको जयशंकर के यहाँ दिखेगी। जितने भी, जैसे रौनक बनारसी का इंसाफे महमूद, हुसैन मियाँ का लैला मजनू, अली बाबा, रोमांचकारी नाटकों के नाम है। और सेम चीज ये भी अपनाते हैं। जनता जनता का जो उद्देश्य होगा क्या, एक तो ये होगा कि समाज का उत्थान हो, लेकिन दूसरा उद्देश्य तो ये होता है ना कि मैं जाऊंगा तो थोड़ा मेरा मनोरंजन हो जाए। आप जैसे एक अभी मूवी बनी है OMG 2, ठीक है। एक तो आपका भले उसमें गहराई भाव, सेक्स एजुकेशन मिल रहा हो, लेकिन एक तो गहरा भाव यही है ना कि आप उसको इसलिए देखने जा रहे हो कि जब आपने OMG, ओ माई गॉड देखी थी तो आपको पिछली बार मजा आया था, तो सेकेंड बार आप इसी उद्देश्य से जा रहे हो। तो जनता का एक उद्देश्य ये होता है, और जनता के उद्देश्य को आप पूरा करने के लिए ऐसा काम करते हो कि आप एक गहरे भाव। दूसरी बात, अभी तक आप में जो मौलिक रचनाएं हैं, लिखना उतना आया नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि संवेदनाएं अभी इतनी गहरी नहीं हुई हैं कि आप अ, पुरानी चीजों को छोड़ दें। या फिर जैसे सोच के देखो, मैंने बचपन में दादी नानी के किस्से बहुत सुने हैं, ठीक है। या फिर एक सेकंड, चंदा मामा सर की किस्से बहुत सुने हैं। हाँ रोमानी बताओ। वो तो सर, तो वो मान सकते हैं, तो रोमानियत कहानी है मान सकते हैं ना सर। देखो, रोमानियत अलग चीज होती है और रोमांचियत अलग चीज होती है। रोमानियत का मतलब होता है कि जो पुरानी चीज आपने खो दी है उस चीज को सोच करके, नॉस्टैल्जिया समझते हो ना, कल ही बहन ने बताया था। बताओ क्या है नॉस्टैल्जिया? बता रहा हूँ। हेलो। हाँ सर। क्या है नॉस्टैल्जिया? देखो, जब मैं ऐसा करूंगा, जैसे
कल की बात कर लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त की कविता पढ़ रहे थे, भारत भारती। अतीत खंड था, वर्तमान खंड था, भविष्य खंड था। जो अतीत खंड है, अतीत खंड किससे भरा होगा? रोमानियत से भरा होगा। मतलब हमने जो कुछ भी खो दिया। जैसे समझो कि पहले आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे या फिर पहले आप बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते थे, लेकिन पढ़ाई के कारण वो सारी चीजें छूट गई। तो अब आपको क्रिकेट के प्रति कैसा भाव होगा? रोमानियत भरा भाव होगा। तो वो चीज होती है। तो जब आप पौराणिक, सेम चीज कह रहे हो, सही कह रहे थे, जब पौराणिक घटनाओं से, हालांकि वो आपका अनुभव नहीं है तो इसलिए रोमानिकता, रोमानियत की संज्ञा नहीं देंगे, उसको भी मैं रोमांचियत ही मानूंगा। कि आप पुरानी बातों को बता करके, अगर सोचो पौराणिक घटनाएं में महाभारत चल रहा है, कृष्ण और नहीं, समझ लो अर्जुन और उसका अ, कर्ण का युद्ध हो रहा है। कितनी बड़ी बात है, रोचकता है। ये सेम चीज तो साइंस फिक्शन मूवी में देखा जाता है। एवेंजर मूवी, एवेंजर जो सीरीज है, क्यों इतनी फेमस है? क्योंकि उसमें रोमांचियत है। रोमांचियत, हालांकि सत्य हो असत्य हो, उसको मिथकीयता बोलते हैं, मिथक हो जैसा भी हो, पर उसमें एक भाव तो आता ही है। तो पौराणिक कथाओं को एक आधार बनाते थे। और सुदर्शन एक रचनाकार है, तो जयशंकर के अलावा सुदर्शन भी उस चीज को बनाते थे आधार। अगली बात, समसामयिक घटनाओं को लिखना। समसामयिक समझते हो क्या होता है? हाँ सर। ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है, सब कुछ काम करेंगे। जैसे अगर हम महाभोज पढ़ने जाएंगे तो वो समसामयिक उपन्यास है। तो ये टर्मिनोलॉजी अभी हम समझे रहेंगे तो बाद में भी काम देगा। इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ, क्या है समसामयिक? तो समसामयिकी में तो ये होता है कि जो लगता है सर। हाँ, तो चल समझो, जो समाज में चल रहा है उसी चीज का अगर वर्णन करोगे, समसामयिक होता है। लेकिन जो उस समाज में चल रहा था, अगर उसका वर्णन आप देखोगे तो वो समकालीन भी होता है। जैसे ये महाभोज एक समकालीन रचना है। या फिर अगर देखो तो महाभोज रचना की जो कथानक है, वो वर्तमान की समसामयिक समस्या है, या फिर वर्तमान में भी वो राजनीतिक समस्या, वर्तमान की भी समसामयिक समस्या है। तो उसको हम समसामयिक समस्या का भी आधार माने। लेकिन समकालीन अगर शब्द आए, समकालीन का मतलब उस समाज में या फिर उस समय पे, उस काल पे कौन सी समान बातें चल रही थी, उसी पर लिखा। जैसे सोचो, क्यों लोग या फिर क्यों भारतेंद्र युग या फिर द्विवेदी युग ऐसा बोलते हैं कि हे कवियों, जीते जी मत मरो। मतलब बात चल रही है भारत आजाद होगा या नहीं, और तुम क्या लिख रहे हो? श्रृंगार रस लिख रहे हो, नायिका का नक्सिक वर्णन कर रहे हो, भक्ति में लीन हो, भक्ति रूपी अफीम पिला। तो समाज में जो चीज चल रहा है उससे आप अगर पीछे चल रहे हो, तो मतलब आप समकालीन रचनाएं नहीं लिखते हो, या फिर समसामयिक रचनाएं नहीं लिखते हो। तो वही चीज होता है। अब समसामयिक समस्याओं को आप सोच के देखो, काल किसका है? अंग्रेजों का। समसामयिक समस्याओं को मैं अगर साफ साफ बता दूं तो हो सकता है मेरे पे कुड़की आ जाए, मेरा लेखन बंद करा दिया जाए। जैसे प्रेमचंद को कहा गया कि अब तुम लेख नहीं लिखोगे। वो प्रेमचंद, प्रेमचंद तो जिंदा है, पर जो नाम था उनका क्या था? राय कुछ करके नाम था ना? क्या ऐसा नहीं आपको लगता कि वो समसामयिक रचना को हास्य के रूप में नहीं, सीधा सीधा लिखने के कारण ही वो उनका नाम श्रीवास्तव करके कोई थे क्या? प्रेमचंद का नाम ही भूल गया, देखो कितनी बड़ी बात है। खैर छोड़ो, मतलब समझने के लिए तो समझ गए होगे ना। तो ये चीज होती है। तो आप अगर समसामयिक समस्याओं को तब उठाओगे, और देखो जब मनु भंडारी उठाती है समसामयिक समस्याओं को, तो उसमें हास्य का उतना आधार नहीं होता। और सिर्फ बात है 40 सालों की। क्यों? क्योंकि आप लोकतंत्र देश हो गए हो, लोकतांत्रिक देश हो गए हो। आप समस्याएं बिना हास्य के भी व्यंग में उठा सकते हो, या फिर आप चोट करके उठा सकते हो, सवाल करके उठा सकते हो। लेकिन उस समय आपको हास्य का प्रयोग करना पड़ेगा। और अति नाटकीयता व सस्ते किसके हास्य ने नाटके के उद्देश्य की छत पहुंचाई। थोड़ी कमियां तो आपको समय पीरियड, टाइम पीरियड में दिखी जाएंगी। और इस समय अगर कुछ नाटकों की बात कर ली,
तो एक बेचैन शर्मा उग्र है, इनका नाटक पढ़ोगे ना तो में आप भी उग्र हो जाओ, बहुत बढ़िया नाटक। एक है उजबक और एक है चार बेचारे, और जेपी श्रीवास्तव एक है उलट फेर करके एक नाटक है, बिहान विज्ञापन करके नाटक है, और राधो श्याम कथावाचक, काउंसिल की मेंबरी। अब काउंसिल की मेंबरी समझते हो? जैसे एक कांग्रेस है, कांग्रेस का, जैसे मैं प्रेमचंद की कहानी से समझाता हूँ, मैंने काउंसिल की मेंबरी नहीं पढ़ा है, बस अर्थ से समझ। एक पुरुष है और एक स्त्री है, ठीक है। पुरुष जो है काउंसिल की मेंबरी के लिए या फिर अपनी नौकरी पक्की करने के लिए अंग्रेजों की चाटुकारिता, मतलब प्रेमचंद की कहानी ऐसी है, अ, अंग्रेजों की चाटुकारिता करता है, लेकिन उसकी स्त्री बार बार उसको समझाती है कि तुम इस मेंबरी के लिए अपने आप को खोते जा रहे हो, या फिर अपने देश के लिए तुम हानिकारक से या फिर खराब से होते जा रहे हैं। सेम चीज होगी शायद कि समसामयिक समस्या को काउंसिल की मेंबरी एक बड़ी समस्या बन गई है, बल्कि राष्ट्र का आजाद होना एक बड़ी समस्या नहीं है। तो ऐसे नाटक आपको मिलेंगे। और अगला, जिस समाज में नाटक का पूरा रूप हो पौराणिक कथाएं, नाटक का मतलब हो या फिर नाटक का उद्देश्य हो रोमांचकारी कथाएं, तो उस समय पे यथार्थवादी नाटक लिखना वास्तव में एक समस्या ही है। और ऐसा जयशंकर प्रसाद ने यथार्थ कब लिख के दिखाया? जब वो पौराणिक कथाओं को या फिर ऐतिहासिक घटनाओं को साथ में लेते हैं, बट साथ ही साथ यथार्थपन भी उसमें झलकता है। तो ये चीज हमको पूरा पूरा प्रसाद यकीन नाटक में दिखेगी। ठीक है, समझ गए? लेकिन सर आपने सर बताया कि यथार्थवाद प्रेमचंद के एथी में नहीं मिलता है, तो सर वहां पर तो प्रेमचंद के एथी कहानियों में तो यथार्थवाद तो मिलता ही है। देखो, प्रेमचंद की पहली जो रचना है 908 1908 में मिलेगी, सोजे वतन, तभी कहानी का वो आख्यायिका नाम बदल के कहानी नाम देते हैं शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट। और प्रेमचंद की आखिरी कहानी मिलेगी 1936 में। तो प्रेमचंद की जो कहानी 1912 में लिखी है, उसको बोल दोगे आप यथार्थवाद? आपके पास कोई ऐसा ठोस सबूत है? आप बोल सकते हो उसको आप उसको आदर्शोन्मुखी यथार्थ बोल सकते हो। आदर्शोन्मुखी यथार्थ मतलब यथार्थ तो है, पर वो खत्म कैसे होगा? हैप्पी एंडिंग से। लेकिन जयशंकर की कहानी तो नहीं, नाटक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उनका एंड कैसे होगा? हालांकि नाटक ही नहीं, उनके उपन्यासों का भी सेम विशेषता है। हालांकि कहानी में उतनी विशेषता नहीं है, या फिर उनकी जो काव्य है, कामायनी है, तो उसमें इतनी विशेषता नहीं मिलती। लेकिन नाटकों में वो फारसी शैली और भारतीय शैली दोनों को अपनाते हैं, और सुखांत और दुखांत दोनों नाटक अपनाते हैं। शायद ये लास्ट में हुआ हो, अंत के नाटक जैसे स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इनमें हुआ हो, शुरू के नाटक में ना हुआ। लेकिन फिर भी तब भी इनके जो स्त्री पात्र थे स्वतंत्र थे। इनका जो उद्देश्य था ऐसा ही था कि मैं दुख को भी दिखाऊंगा, सिर्फ और सुख नहीं, आनंदातिरेक नहीं, विरेचना अतिरेक भी शामिल होगा मेरी रचनाओं में। तो ये चीज मुझे दिखती है और आपको भी दिखनी चाहिए। ठीक है, जयशंकर युग समझ गए या फिर प्रसाद युगीन नाटक? हाँ हाँ समझ में आ गया सर। लेकिन सर इसमें आपने जयशंकर में सर बताया कि यहाँ पर हैप्पी जो एंडिंग होगा वो स्त्री को छूट जयशंकर में स्त्री को छूट दिया जाएगा कि वो अपने मन से कर सकती है। और प्रेमचंद युग में ये बताया गया कि उसमें अपने पति से पूछ कर बताती है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे रिलेट मत करो। रिलेट ये करो कि शुरू शुरू की बातें जब है कि सेम टाइम पीरियड है, कि जयशंकर की कहानी सेम पीरियड, आकाशदीप कहानी लगभग 1912-15 की होगी, और बड़े घर की बेटी भी लगभग 1910 की कहानी। सेम टाइम पीरियड और सेम कथानक। कथानक सेम का मतलब वही स्त्री की संवेदना। लेकिन दोनों का जो आधार है, दोनों के चरित्र है, एक का चरित्र टाइप बन पाता है, एक का चरित्र टाइप बनने में थोड़ा कमजोर हो जाता है। और प्रेमचंद के लिए मम्मनाथ बोलते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों या रचनाओं में जो कैरेक्टर है ना, वो बिल्कुल उथले से उलझे से लगते हैं। ऐसा लगता है प्रेमचंद उन्हें हाथ पकड़कर चलाते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बात, हालांकि ये बात अभी करने की नहीं है, वो तो मैंने एक संदर्भ देने के लिए कह दिया कि
अगर आप समझ रहे हो सुखांत और दुखांत नाटक, और साथ ही साथ आप ये देख रहे हो कि सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए एक नाटककार अपनी रचनाएं अगर ऐसे लिखना चाहता है और उस समाज में वो चीज नहीं दिखती है, फिर भी वो बताएगा, फिर भी वो लिखेगा। तो ये चीज मैं बता रहा था। जी सर, समझ में आ गया। ठीक है। जी सर। अब अब समझो प्रसादोत्तर स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक। हालांकि अ, अगला जो स्टेप है स्वतंत्रोत्तर, मतलब आजादी के बाद, मतलब 1947 के बाद, जिसको हम बोलते हैं नया नाटक। सोच के देखो, जयशंकर प्रसाद ने नाटक तो अच्छे अच्छे लिखे, लेकिन उसके बाद अब नाटक या तो लिखना बंद हो गया, या तो कहें कि नाटक को अब उतना खेला नहीं जाता था। क्यों नहीं खेला जाता था? फिल्मों का विकास हो गया, जो समाज है उपन्यासों में लीन हो गया, या फिर छोटी छोटी जो चीजें हैं जिसको शॉर्ट स्टोरी फिल्में बोले, तो नाटक थोड़ा कम होता है। और द्विवेदी युग में सबसे बड़ी विशेषता हमने पढ़ी थी कि नाटक का जो खेलना है अब थोड़ा कम होगा। तो वो विशेषता हालांकि आगे बढ़ती है, प्रसाद युग में आगे बढ़ती है, लेकिन ये जो समय आता है प्रसाद पूर्व युग, जिसको आप 1936 से 47 के आसपास मान, तो यहाँ पे थोड़ा कमजोर दिखता है। क्यों कमजोर दिखता है? शायद ये आधार रहा होगा। हालांकि मिलेंगी आपको उपेंद्र नाथ अच का अंजो दीदी मिलेगा, बेचैन शर्मा उगुर का आवारा और डिक्टेटर मिलेगा, हरि कृष्ण प्रेमी का रक्षाबंधन मिलेगा, जिसमें राष्ट्रीय चेतना आधारित हो, गोविंद बल्लभ पंत का राजू, मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि मिलेंगे नहीं। लेकिन ये टाइम पीरियड थोड़ा, अब इसकी जो रंगमंच की लोकप्रियता है कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? अब आप सोचो, आप टीवी में देखोगे कोई चीज, टीवी या सिनेमा में देखोगे, या फिर आप ओपेरा में जाके देखोगे, या फिर आप कहीं देखो, तो सेम बात है कि सिनेमा का प्रचलन बढ़ने से घट जाती है। वैसे सोच के देखो, अगर छोटा सर ये भी। वीडियो बनना, सुनो सुनो, अगर मैं हंसी मजाक का 1 मिनट का वीडियो बन रहा है और हंसी मजाक का 2 घंटे का वीडियो बन रहा है, तो आप ज्यादा सहज किसमें हो? 1 घंटे को देखने में, या फिर? तो वही एक चीज है मिनट कि ये टाइम पीरियड जो है, हाँ, यहाँ पे ये चीज थोड़ा कम है। लेकिन अब इसको नहीं करना है ना कि जरूरत हो तो बताओ, हालांकि मुझे जरूरत नहीं समझ आती। नहीं, छोटा सा टॉपिक है सर, हो जाएगा। हाँ, छोटा टॉपिक है, क्योंकि कम हुआ है तो फिर पढ़ लेना, कम हुआ है तो फिर हम भी कम ही पढ़ेंगे। अब इस समय के जो प्रसादोत्तर स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक है, उसमें लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है, इनकी एक सन्यासी करके है, एक मुक्ति का रहस्य है, ये मुख्य नाटक है। और दो तरह की रचनाएं लिखी जाती है, राष्ट्रीय चेतना पर आधारित और यथार्थ परक समस्या प्रधान, जहाँ पे स्वच्छंद प्रेम, समस्या मूलक, मूल्यों का विघटन, व्यक्ति पर नाटक, मतलब अब नाटक मानवतावादी बोल लो या फिर व्यक्तिवादी बोल लो। लेकिन अगला स्टेप, हालांकि इसी को करके समाप्त कर, अगला स्टेप है कि स्वतंत्रोत्तर नाटक, मतलब 1947 से आज तक सबसे जो प्रतिनिधि होंगे कौन होंगे? मोहन राकेश। और एक और है धर्मवीर भारती, उनका जो अंधा युग है काफी फेमस है, मतलब महाभारत युद्ध के ऊपर। अंधा युग आप देखोगे या फिर पढ़ोगे? मैं आपको भेजूंगा, लिंक भेजूंगा एक, अच्छा है, मैंने देखा था, बढ़िया है। और उसके अलावा मोहन राकेश की थोड़ी बात करते हैं। और मोहन राकेश की बात करते करते हम विचारधारा भी समझते हैं कि इस समय की जो विचारधारा होगी क्या होगी। सोच के देखो, जिस टाइम पीरियड में फिल्में बनने लगी, ठीक है, अब फिल्में बनने लगी, तो अगर मैं ऐसे नाटक लिखूं जो बिल्कुल रंगमंचीता को, या फिर रंगमंचीता सीमा को पार करते हैं और साइंस फिक्शन अलग अलग स्तर पर जाते हैं, तो मैं ऐसे नाटक लिखने के बजाय मैं फिल्म ही बना लूंगा, मैं प्रोड्यूसर बन जाऊंगा। फिल्मों में अधिक रुपए है, नाटकों में कम रुपए है। तो एक तो आधार हमें ये समझ आ, क्यों मोहन राकेश ने कहा होगा कि तुम अपने नाटक को रंगमंच के आधार से गढ़ो, ना कि रंगमंच को नाटक के आधार से गढ़ो। ठीक है, ये बात समझ गए। और जयशंकर इसका उल्टा कहते हैं। अगली चीज, कि अगर आप नाटक लिख रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आप नाटक लिख दिए और फुर्सत हो गए। आप नाटक लिखो, निर्देशक के साथ बैठो, अभिनेता के साथ बैठो, और उसको अभ्यास करो कि कौन सी चीजें कहाँ पे जरूरत है।
अगर सोच के देखो, कोई दुख भरा भाव है, ठीक है। अब दुख भरा भाव है, लेकिन जो अभिनेता है उसको पढ़ के लग रहा है कोई सामान्य सा भाव है, और नाटककार ने उस भाव को लिखा है दुख भरा भाव। तो अब मैं निर्देशक के साथ बैठूंगा और बोलूंगा कि जो आषाढ़ का एक दिन है ना, जिसमें जब मल्लिका और कालिदास की बात होगी ना, तुम क्या करना, बारिश करा देना बाहर से, और बारिश करा देना, साथ साथ बिजलियों की झंकार होनी चाहिए, और फिर वाद विवाद होना चाहिए। आप सोचो कि जैसे बहुत सारे कवि होते हैं, या फिर मिर्जा गालिब वगैरह, वो क्या बोलते हैं कि जैसे आपने एक नया भी गाना सुना होगा, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जा। तो मतलब यही है कि एक जो अंदर का भीतर का भाव होता है, बारिश में समस्त भावों का विरेचन हो जाता है। जो सबसे हीलिंग म्यूजिक होता है, उसको बारिश को सबसे हीलिंग म्यूजिक बोला जाता है। तो अगर नाटककार जो मोहन राकेश हैं, वो निर्देशक के साथ ना बैठते, तो हो सकता है आषाढ़ का एक दिन में कालिदास और मल्लिका की बातें हो जाती, गर्जन कम ही रहता, या फिर हर जगह पे दादुर ना बोलते हुए प्रतीत होते, या फिर उतना दुख महसूस ना होता। तो जब आप अभिनेता से बात करोगे, निर्देशक से बात करोगे, तो आप बेहतर तरीके से रंगमंचीयता हासिल कर पाओगे। तो रंगमंचीयता की दृष्टि से अगर देखें, तो जयशंकर प्रसाद की नाटकों में सीमाएं हैं। कैसे सीमाएं हैं? ऐसा कोई भाव उनका नहीं है कि नाटक खेले जाए, नाटक खेले जाए ना खेले जाए, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। हालांकि भक्तेंद्र युग में उनके नाटक खेले गए हैं, लेकिन मेरा कोई उद्देश्य नहीं है नाटक खेले जाए या ना खेले जाए। मेरा उद्देश्य है एक बेहतर नाटक बने। अब आप इस नाटक के हिसाब से रंगमंच पर, तो ऐसी तो वो बात हो गई ना कि मैंने बता दिया, आपको समझना है समझो, नहीं समझना है नहीं समझो। एक बात ये होगी। दूसरी बात, आप मेरे साथ बैठो, जो मैं समझ रहा हूँ उस चीज को आप गहराई से समझ सकते हो, या फिर अपने मन में आत्मसात कर पाओगे। और जब आप गहराई से समझ पाओगे, तो मतलब अभिनय भी और भी गहराई से। जो जो नाटक का सातवां तत्व होता है, मोहन राकेश की रचनाओं में अधिक गहरा होता है। मान लो एक सीन चल रहा है, ठीक है। सीन किस चीज का चल रहा है? जो नायिका है उसको बहुत दुख है। किस बात का दुख है? आधे अधूरे का सीन चल रहा है, उसको इस बात का दुख है कि मेरा जो बेटा है वो ना तो कमाता है, मेरे पति नौकरी छोड़कर घर पर बैठे, और अगर उनसे कह दूं कि मैंने आपकी यहाँ पे बात चलाई है, तो वो फिर उसको ये समझते हैं कि मैंने दया कर दी, एक स्त्री मुझ पर दया। तो वो उसका दुख है। अब वो दुख को कैसे प्रकट करेगी? तो रो के प्रकट करेगी तो भाव मर जाएगा, और भाव मरेगा तो मैं नहीं चाहता मोहन राकेश के तौर पर कि भाव मर जाए। तो मैं क्या करूंगा? या तो ये करूंगा कि बर्तनों जैसे, जब वो ऑफिस से लौट के आती है तो क्या दिखाते हैं सबसे पहले? किसी का जो सॉक्स है, मोजा है, जुलावे, जुलावे पड़ी हैं एक कोने में। एक बेटी जो उसकी है, छोटी बेटी, वो स्कूल से लौट के आई है, लेकिन उसका बैग कहीं पे बिखरा पड़ा है। एक लड़का जो अभी कमाने की उम्र आ गई है, कमा नहीं रहा है, उसने खाना खाया और थाली वहीं पे, जो क्या बोलते हैं, डाइनिंग टेबल है, छोड़ के रख दिया। तो अब जब उसको उठा रही है तो बिल्कुल कुंधी जा रही है, या फिर बिल्कुल क्रोध आ रही है। तो यही चीज होती है कि जब आप अभिनेता से बात करोगे, निर्देशक से बात करोगे, तो आप गहराई में जा सकते हो, आप चीजों को और भी अगर अलग स्तर पर ले जा सकते हो। तो ये था हमारे मोहन राकेश का, और सेम सारी विशेषताएं आपको मिलेंगी। आधुनिकता का बोध, विसंगति बोध, रंगमंचीयता अलग स्तर पर पहुंच जाएगी, और यथार्थता का वर्णन होगा, पाश्चात्य शिल्प होंगे इसमें शामिल, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आपको मिलेगी। अब बताओ कहीं पे कोई समस्या हो तो? नहीं, जिस आधार पर सर बताया ना उस आधार पर समझ में आ गया। ठीक है। लेकिन सर, हाँ क्या सर? हाँ, पूछो। लेकिन लगता है कि मेरे में थोड़ा ज्यादा कमी है, उस आधार पर नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन अब जो समझाते हैं वो बेहतर है और समझने का प्रयास करता हूँ सर। देखो, अभी जो उद्भव और विकास हमने किया, पेपर वन का आधा हिस्सा था। पेपर वन का अगला हिस्सा है कि सिर्फ नाटक का उद्भव विकास नहीं, जो नाटककार हैं, जैसे तीन नाटककार तो अपने सिलेबस में हैं,
कौन कौन से? तेंदु, जयशंकर, मोहन। उसके अलावा जो नाटककार हैं, जगदीश चंद्र माथुर हो गए, राम कुमार वर्मा हो गए, और कुछ और नाटककार, धर्मवीर भारती, भीष्म सहानी, सुरेंद्र वर्मा, स्वदेश दीपक। तो कल हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, और एक आध बात और करेंगे कि नाटक की क्या समस्याएं रहती हैं, या फिर अगर कोई नाटक, जैसे एक सवाल आता है ना, अगर गोदान को नाटक बनाना हो तो आप क्या करो? तो सोच के देखो कि एक रचना है जो इतनी बड़ी है, उसको सबसे पहले तो छोटा करना पड़ेगा। छोटा क्यों करना पड़ेगा? लोग देखेंगे ही क्यों? आप उसको वेब सीरीज बना दोगे तो, या मतलब वर्तमान में चलन तो हो गया, तो या तो ये कह दो कि वेब सीरीज टाइप का, लेकिन फिर भी उसकी जो मुख्य मुख्य विशेषता, कि जो कठिन चीजें हैं, या फिर जैसे अगर कोई पात्र अधिक है पर उसकी जरूरत ज्यादा नहीं है, जैसे नोहरी जैसा। हालांकि नोहरी जैसा पात्र जरूरी है, बट जैसे आपको समझ आता है। और भी छोटी छोटी चीजें हैं, कि जैसे एक बाढ़ का दृश्य है, जहाँ पे जो मेहता जी हैं, वो मिस मालती को उठाकर, वो जो नाला है उसको कछार बोल लो, कुछ बोल लो, उसको पार, तो वो कठिन चीज है। इस कठिन दृश्य को नाटक में दिखाना उतना आसान होगा नहीं। तो जो चीजें मुश्किल हैं, जो चीजें कठिन है, तो उस चीज को हम हटा देंगे। तो ऐसी छोटी छोटी विशेषताएं हम समझेंगे कि एक रंगमंच को खेलने में, रंगमंच की एक विकास यात्रा में कौन सी चीजें हैं जो नाटक को और सरल बनाती है। अगर नाटक ऐसा हो, एक चद्दर की जरूरत पड़े, एक दीपक की जरूरत पड़े, एक बिस्तर की जरूरत पड़े, और तीन चार पात्रों की जरूरत पड़े, कितना बढ़िया नाटक है। शुरू में चद्दर अच्छी होगी, और अंत तक आते आते चद्दर मटमैली या फट जाएगी। और शुरू में जो दीपक होगा, दो दीपक होंगे, और लास्ट तक दीपक एक बचेगा। मैं आषाढ़ का एक दिन की बात कर रहा हूँ, कितनी गहरी बात है, सोच के देखो। सिर्फ इतना ही है और कुछ है ही नहीं। आप देखोगे जब अनुस्वार अनुनासिक आते हैं ना, फटे हुए कपड़े किनारे पड़े होते हैं, बैठने के लिए दो, जो बैठने के लिए क्या बोलते हैं उसको, पिठौड़ा बोल लो या फिर पीढ़ा, कुछ भी जो भी बोला गया उसे, कितनी कम चीज है, और उन्हीं चीजों से नाटक खेल दिया। भाला वगैरह की भी जरूरत नहीं समझा। हालांकि जब सैनिक वगैरह आते हैं, ठीक है, एक आध चीजें और जरूरत, लेकिन इतनी कम चीजों में, इतनी कम सामग्री में अगर आषाढ़ का एक दिन आप खेल जा रहे हो, तो ये बड़ी विशेषता है। और ऐसा ही हमें चाहिए कि जब आपसे पूछा जाए कि अगर मैला आंचल को, हालांकि गोदान से पूछा गया, पर सोच के देखो, अगर मैला आंचल को एक नाटक में बदलना, तो क्या ये संभव है? तो इसको हम बोलेंगे दुर्लभ है। 269 पात्रों को दिखाना कितनी कठिन बात होगी। और जैसे बहुत सारे दृश्य हैं, लगभग 59 या 60 वगैरह खंड हैं, तो इतने खंडों को दिखाना बहुत मुश्किल वाली बात होती है। तो यही चीज है कि हम इन्हीं सारी चीजों को कल समझेंगे, और फिर उसके बाद अ, हिंदी कहानी का विकास यात्रा समझेंगे, ठीक है? जी सर।